हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये जो आपका टेस्ट है दोस्तों, सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का है ना। इसको पहले बीईओ आपको बोला जाता था है ना। बीईओ का नाम बदल करके सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी कर दिया गया है और इसकी जो वैकेंसी आने वाली है उसी का ये क्लास आपका निरंतर चल रहा है। ठीक है, इसमें सामान्य अध्ययन का भी फिलहाल डेली टेस्ट चल रहा है। इसमें आज होगा 23 नंबर टेस्ट। जी हाँ, इसके पहले 22 टेस्ट आपका हो गया है सामान्य अध्ययन का। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा। और ये जो सवाल है दोस्तों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपके बीपीएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम होगी उसी के पैटर्न पर ये सवाल आपको करवाए जा रहे हैं। पूरा आपको देखना है ना। पूरा वीडियो देखिएगा, उसके बाद आप बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये टेस्ट आपको कैसा लगा। ये नंबर आपको दिया गया है जहाँ आप हमारे ग्रुप में जुड़ करके वहाँ पर सारे मटेरियल भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, अभी मात्र उसमें 399 आपका चार्ज है। चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। ज़्यादा समय मैं आपको नहीं लूँगा। आज के टेस्ट का पहला सवाल देखिएगा और इसका जवाब आप लोग देते चलिएगा। बहुत बढ़िया प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोवियन ग्रह नहीं है। बताइए, जोवियन ग्रह नहीं है। अब जोवियन ग्रह क्या होता है पता है? जोवियन ग्रह है ना, हमारे सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 8 है। ठीक है, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं और ये जो 8 ग्रह है इसमें से जो 4 ग्रह है दोस्तों, ये जोवियन ग्रह में आते हैं। ठीक है, जिसको गैसीय ग्रह भी कहा जाता है ना। जोवियन ग्रह को ही क्या कहा जाता है? गैसीय ग्रह। थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको समझाता हूँ, उसके बाद आपको ये समझ में आएगा। देखिए, मान लीजिए कि ये हमारा सन है। ठीक है, ये हमारा क्या है? सन है। और सूर्य के दूरी के हिसाब से आप यहाँ पर देखते चलिएगा। सबसे नज़दीक में आपका बुध है ना, फिर आपका शुक्र है, फिर आपका पृथ्वी है, फिर मंगल है। ठीक है, तो ये जो 4 ग्रह है ना, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये आते हैं दोस्तों। इसको कहा जाता है आंतरिक ग्रह। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आंतरिक ग्रह। और इसके बाद के जो है ना, मंगल के बाद आपको पता है कि यहाँ पर क्षुद्र ग्रह की पेटी है। ठीक है, इसके बाद है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। जी हाँ दोस्तों, तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण जो है इसी को कहा जाता है जोवियन ग्रह। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं आपको जोवियन ग्रह, है ना। या फिर इसको बाह्य ग्रह भी कहा जाता है, या फिर इसको गैसीय ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये सूर्य के हिसाब से क्रम भी आप याद रखिएगा। सबसे नज़दीक आपका बुध है और सबसे दूर आपका वरुण ग्रह है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह आपका बुध है। ठीक है, ध्यान रखना है ना। चलिए, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जोवियन ग्रह क्या होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, है ना। जोवियन ग्रह नहीं है तो बृहस्पति हमारा जोवियन ग्रह है ना। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। मंगल जो है हमारा दोस्तों, ये जोवियन ग्रह में नहीं आता है। मंगल किस ग्रह में आता है? ये आता है आंतरिक ग्रह में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, है ना। चलिए, वीडियो को भी सभी लोग क्या करना है? लाइक कर देना है। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो 9 बजे से डेली जो टेस्ट होती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, है ना, 9 बजे रात्रि से। दूसरा प्रश्न देखिएगा कि बिग बैंग की घटना आज से कितने वर्ष पूर्व हुई थी? बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। बिग बैंग की घटना, देखिए, बिग बैंग जो घटना हुई थी आज से 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुई थी, है ना। मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूँ। 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, अगला प्रश्न है कि कोयला निम्न में से किस प्रकार की शैल का उदाहरण है? दोस्तों देखिए, जो कोयला हमारा है ना, ये किस प्रकार के शैल का उदाहरण है? चट्टान का उदाहरण है, आग्नेय शैल है ना, अवसादी शैल है, कायांतरित शैल है, या इनमें से कोई नहीं। 3 का आंसर क्या होगा? देखिए, कोयला जो होता है ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। बार बार एग्जाम में पूछेगा आपको, है ना। और ये 4 प्रकार इनका कौन कौन होता है? तो सबसे अच्छा कोयला होता है एंथ्रासाइट। ठीक है, जो भारत में बहुत कम मात्रा में है, थोड़ा बहुत आपको जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। दूसरे पास बाद आपका है एंथ्रासाइट के बाद आता है अवसादी चट्टान, अवसादी नहीं,
एंथ्रासाइट बिटुमिनस कोयला, है ना, दूसरा नंबर पे आता है बिटुमिनस, और तीसरा नंबर पे आता है लिग्नाइट कोयला, और चौथा नंबर पे आता है पीट कोयला। ठीक है, तो ये चारों कोयला आप ध्यान रखना है। सबसे अच्छा कोयला होता है एंथ्रासाइट, जिसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, तो कह रहा है कि ये किस सैल का उदाहरण है दोस्तों, ये आपसे एग्जाम पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो अवसादी सैल है। ठीक है, अवसादी चट्टान है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी नंबर। कोयला किस प्रकार का संसाधन है ना, ये भी आपको एग्जाम में आ सकता है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो ये दोस्तों अनवीकरणीय संसाधन है ना, ये अनवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि कोयला अगर एक बार समाप्त हो गया तो इसको बनने में बहुत सारा वर्ष लगेगा, हजारों लाखों करोड़ों वर्ष लगेगा। ठीक है, तो ये अनवीकरणीय संसाधन में आएगा आपका। अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर। 4 नंबर है कि वायुमंडल में हीलियम गैस का आयतन के अनुसार प्रतिशत आपको बताना है। वायुमंडल में हीलियम गैस का आयतन के अनुसार प्रतिशत कितना है ना, तो हीलियम कितना है, 4 का आंसर क्या हो जाएगा 0.004, है ना। देखिए गैस का आयतन जो है ये आपको हमेशा एग्जाम में पूछेगा। जैसे नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा हमारे वायुमंडल में क्या है, नाइट्रोजन है, 78% है नाइट्रोजन। ठीक है, ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन आपका 21% है हमारा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है हमारे वायुमंडल में, तो 0.03% है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसके अलावे और भी अगर आर्गन है आपका, आर्गन कितना है, तो 0.93% है आपका। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ हमसे पूछ रहा है हीलियम गैस। हीलियम गैस की जो मात्रा है वो हमारे वायुमंडल में वो है 0.0005, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आप लोग भी अपना अपना कमेंट करते चलना है, जवाब देते चलना है। जवाब देने से ये होगा ना कि आपको याद हो जाएगा, है ना। अगर गलत करते हैं तो कोई बात नहीं है, गलत तो होगा तभी एक दिन आपका सही भी होगा। ठीक है, तो गलत हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे लोग हड़बड़ा जाते हैं कि सर मेरा गलती हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, गलती होगा तभी तो एक दिन सही होगा आपका। अगला है कि सार्गैसो सागर किस महासागर का भाग है ना। सार्गैसो सागर जो है वो किस महासागर का भाग है ना, ये बताना है। ऑप्शन है प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर। 5 का आंसर हो जाएगा आपका ये दो। सार्गैसो सागर जो है दोस्तों ये अटलांटिक महासागर के अंतर्गत ही आता है आपका। ठीक है, अटलांटिक महासागर के अंतर्गत आता है सार्गैसो सागर। एक क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो अटलांटिक महासागर है दोस्तों, है ना, ये दूसरे नंबर की सबसे बड़ी महासागर है ना। सबसे बड़ा महासागर तो आपको पता है कि प्रशांत महासागर है, दूसरा नंबर पे आता है अटलांटिक महासागर, याद रखिएगा। प्रशांत महासागर जो है सबसे बड़ी महासागर है, इसकी आकृति कैसी है, तो ओ अक्षर की है, याद रखिएगा। अटलांटिक जो महासागर है दूसरे नंबर की, इसकी आकृति कैसी है, तो एस अक्षर की इसकी आकृति है। ठीक है, तीसरा नंबर के जो है आपका हिंद महासागर दोस्तों, इसकी आकृति कैसी है, तो ये त्रिभुज की आकृति की है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है आपका 6 नंबर। 6 है कि अंडमान और निकोबार कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है अंडमान और निकोबार। अंडमान निकोबार जो है दोस्तों ये भारत के क्या है, तो भारत के ही ये भाग है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, है कि नहीं। तो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है इसके बीच से दोस्तों एक रास्ता है ना, चैनल जिसको कहते हैं, या 9 डिग्री चैनल है, 8 डिग्री चैनल है, या 10 डिग्री चैनल है, अंडमान सागर है, क्या है, ये क्वेश्चन है आपका, है ना। तो ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये कहाँ पर ही है, तो ये है आपको बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पे है, तो ये बंगाल की खाड़ी में है, याद रखना है। ठीक है, तो इसके बीच से जो चैनल है वो कितना डिग्री का है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है अंडमान निकोबार, है ना। कितने डिग्री चैनल ये दोनों को अलग करता है, तो ये दोनों को अलग करने वाला जो है अंडमान निकोबार को, वो है आपका 10 डिग्री चैनल। ठीक है, 10 डिग्री चैनल, याद रखिएगा, है ना। अंडमान ऊपर है और निकोबार नीचे है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका। अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर कि कश्मीर घाटी निम्न में से किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। बताइएगा कश्मीर घाटी जो है ये किन 2 पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है। जास्कर एवं बृहद हिमालय, वृहद हिमालय एवं पिरपंजार, लद्दाख एवं जास्कर, काराकोरम एवं लद्दाख है। कश्मीर घाटी कह रहा है किन 2 पर्वत श्रेणी के बीच में है। अगर आप देखिएगा भारत का मानचित्र, है ना, तो जो सबसे ऊपर है दोस्तों वो है आपका लद्दाख वाला भाग है। ठीक है, सबसे ऊपर क्या है, ये लद्दाख है। ये देखिए मैंने भारत का मानचित्र बना दिया। अब ये भारत के मानचित्र आपको आता है कि नहीं बनाने, नहीं आता है तो आप सीख लीजिएगा। ठीक है, सबसे ऊपर जो है काराकोरम है, फिर लद्दाख है,
फिर जास्कर है, फिर पीर पंजाल है। ये 4 श्रेणी है आपका, ठीक है। याद रखिएगा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये 4 श्रेणियाँ हैं। और हमसे एग्जाम क्वेश्चन पूछ रहा है कि कश्मीर घाटी जो है ये किसके बीच में है। 7 का आंसर क्या होगा? 7 का आंसर हो जाएगा बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में है हमारा कश्मीर घाटी, ठीक है। बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, हमारा जो हिमालय पर्वत है ना, बृहद, देखिए जो हमारा हिमालय है, हिमालय की कितनी श्रेणियां हैं? बहुत सारे लोग को पता होगा, बहुत सारे लोग को नहीं पता होगा। जो हमारा हिमालय पर्वत है दोस्तों, ये हिमालय की 3 श्रेणी है ना। 1 मिनट, सॉरी, हिमालय कितनी श्रेणी में है? 3 श्रेणी में बटा हुआ है। महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, ठीक है। याद रखिएगा, सबसे ऊपर वाला जो है ये महान हिमालय है, जिसको आपको हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं। दूसरा नंबर है ये मध्य हिमालय, इसी को लघु हिमालय कहते हैं दूसरे नंबर वाला का, और इसी को हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। और तीसरे नंबर जो सबसे दक्षिण में है, इसको कहते हैं शिवालिक हिमालय, है ना। और ये सबसे बाद में बना है हिमालय का। हिमालय जहाँ पर आज है दोस्तों, वहाँ पर पहले क्या था? तो वहाँ पर पहले था टेथिज सागर। क्या था वहाँ पर? पहले टेथिज सागर था, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये सारे सवाल जो है ना आपके मतलब कि रिपीट होते रहते हैं, इसलिए मैं बता देता हूँ। चलिए, अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर। 8 नंबर है कि पोचमपाद परियोजना किस नदी पर स्थापित की गई है? बताइएगा, पोचमपाद जो परियोजना है ये किस नदी पर स्थापित की गई है? माही नदी, तापी नदी, पेरियार नदी, गोदावरी नदी। 8 का क्या होगा दोस्तों? देखिए, पोचमपाद जो परियोजना है ये है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। जी हाँ, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये उद्गम अगर हम बात करें तो देखिए, इसको फिगर में थोड़ा सा मैं समझा दूँ आपको। तो ये है आपका दक्षिण भारत, ये है आपका महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में ये है नासिक। नासिक में ही ये त्रियंबकेश्वर एक पहाड़ी है दोस्तों, वहीं से निकलती है गोदावरी नदी आपकी, ठीक है। त्रियंबकेश्वर, है ना, त्रियंबकेश्वर, ठीक है, नासिक जिला में है, यहीं से निकलती है ये गोदावरी नदी। दक्षिण भारत की ये सबसे लंबी नदी है, याद रखना है आपका, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा, आंसर नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और इसका मुहाना कहाँ पे होता है? तो ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में टीन का अधिकांश उत्पादन किस राज्य में होता है? टीना, है ना, टीन समझते हैं ना, टीना जो होता है, ठीक है। तो टीन से सबसे अधिक उत्पादन होता है वो कहाँ होता है? 9 का क्या होगा? राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या फिर कर्नाटक। तो टीना जो सबसे अधिक होता है वो होता है छत्तीसगढ़ में। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में दोस्तों होता है टीन का उत्पादन। छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ है? तो ये एमपी से अलग हुआ है। कब अलग हुआ है? तो 9 नवंबर, है ना, 9 नवंबर 2000 को, ठीक है। पूरा डेटवा याद रखिएगा, 9 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, ये मध्य प्रदेश से, ठीक है। तो ये टीन का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? छत्तीसगढ़ में होता है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10 नंबर की महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? जी हाँ, भगवान जो महावीर हैं ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर है ना। जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर हुए? 24, और ये लास्ट थे आपके। इन महावीर जी को ही कहा जाता है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक, है ना। तो इनका जन्म हुआ था वैशाली में और इनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में आपका, ठीक है। ये उपदेश किस भाषा में दिए थे ये बताना है, पाली में, प्राकृत, संस्कृत या अपभ्रंश। क्या होगा? महावीर जी जो अपना उपदेश दिए थे ये दिए थे आपको दोस्तों प्राकृत भाषा में, ठीक है, प्राकृत भाषा में दिए थे, है ना। पाली में तो बौद्ध धर्म का दिया गया था ना, पाली में बौद्ध धर्म जो उपदेश दिया गया था वो पाली भाषा में दिया गया था, और जो भगवान महावीर दिए थे वो प्राकृत भाषा में दिए गए थे। इनको निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? पावापुरी। पावापुरी का नाम सुने हैं? पावापुरी है दोस्तों आपका, ये नालंदा में पड़ता है, यहीं पर इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, मतलब इनकी मृत्यु हुई थी। और इनका जन्म हुआ था कहाँ? वैशाली जिला में, ठीक है, याद रखिएगा। इनको 12 साल तपस्या करना पड़ा था दोस्तों, उसके बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है आपको 11 नंबर। 11 नंबर है कि शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? शुंग शासक, है ना, शुंग शासक ने अपनी राजधानी को स्थापित किया था, कहाँ किया था? वैशाली में, विदिशा में, राजगृह में या प्रतिष्ठान में। 11 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विदिशा में स्थापित किया था, है ना, ध्यान रखना है, विदिशा। अगला प्रश्न है आपका कि चेदी वंश के संस्थापक कौन थे? बताइएगा, चेदी वंश के संस्थापक कौन थे? खारवेल थे या महामेघवाहन थे, वसुदेव थे या सिमुक थे? चेदी वंश के जो संस्थापक थे वो थे आपको महामेघवाहन, ठीक है,
महामेघ वाहन, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला सवाल है आपका दोस्तों, और ये नंबर आपको दिया गया है ताकि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सके। यहाँ पर सभी मटेरियल आपको मिल जाएगा। जो भी बीओ की जो आपकी तैयारी चल रही है आपकी, अभी फ़िलहाल सामान्य अध्ययन ये क्लास चल रही है ना। जब ये वैकेंसी आ जाएगी तो इसमें करेंट अफेयर हो गया, और जो इसमें सब्जेक्ट रहेगा, अगर हिंदी रहेगा, मैथ रहेगा, जो भी रहेगा, रीजनिंग रहेगा, वो आपको इसमें करवाया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है कि प्रथम हून आक्रमण किसके समय हुआ था। जी हाँ, बताइएगा कि प्रथम हून आक्रमण जो हुआ था ये किसके समय में हुआ था। चंद्रगुप्त प्रथम, या चंद्रगुप्त द्वितीय, या स्कंदगुप्त, या फिर समुद्रगुप्त के समय हुआ था। तो प्रथम जो हून आक्रमण हुआ था ये हुआ था स्कंदगुप्त। जी हाँ, स्कंदगुप्त, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, प्रथम हून आक्रमण। अगला है कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये सोमनाथ मंदिर वाला, है ना। सोमनाथ मंदिर जो है आपका ये गुजरात में पड़ता है, और महमूद गजनवी ये 17 बार आक्रमण किया था दोस्तों भारत पर, है ना। और ये सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था ये आपसे पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये 1025 ईस्वी में दोस्तों ये आक्रमण किया था आपको, और ये इसका लास्ट आक्रमण था 1025 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। जी हाँ, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है। कभी कभी ऐसे भी पूछ सकता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, तो ये मस्जिद है ना। और ये कहाँ है, तो ये अजमेर में है। ठीक है, इसका निर्माण किसने कराया था ये भी आपको बताना है। ठीक है, इसका निर्माण किसने कराया था, इल्तुतमिश के द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी, या फिरोज शाह तुगलक। 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ये मस्जिद है, और इसका जो निर्माण कराया गया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया था, ध्यान रखना है। और ये कहाँ है, तो ये अजमेर में है। ठीक है, ये अजमेर में है आपका। अगला है आपका कि सल्तनत काल का वह शासक। जी हाँ, सल्तनत काल का वह शासक जिसने खम्स नामक कर से कोई हिस्सा नहीं लिया। खम्स क्या था, तो एक प्रकार का टैक्स लिया जाता था। ठीक है, सल्तनत काल का। तो दोस्तों ये कौन सा हिस्सा नहीं लिया ये पूछ रहा है ना। जिसने खम्स नामक कर से कोई भी हिस्सा नहीं लिया था, यानी कि टैक्स नहीं लिया था, तो फिरोज शाह तुगलक था, मोहम्मद तुगलक था, सिकंदर लोदी था, या बहलोल लोदी था। 16 का आपका हो जाएगा सिकंदर लोदी। जी हाँ, वो शासक कौन था दोस्तों, सिकंदर लोदी, जो इससे कोई भी कर नहीं लिया था। ठीक है, खम्स नामक कर से। अगला है कि सरहिंद का युद्ध कब हुआ था दोस्तों। ठीक है, सरहिंद का युद्ध जो है ये कब हुआ था, 1537 में, 1539 में, 1541 में, या 1555 में। सरहिंद का युद्ध, तो सरहिंद का जो युद्ध हुआ था ये 1555 यानी कि 1555 में हुआ था, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला है कि पंचतंत्र का अनवार ए सुहेली। जी हाँ, पंचतंत्र का अनवार ए सुहेली नाम से फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था, है ना। पंचतंत्र दोस्तों जो ये पुस्तक है इसकी लेखक कौन है, विष्णु शर्मा, है ना। पंचतंत्र विष्णु शर्मा जी हैं। ठीक है, और अनवार ये सुहेली नाम से जो फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था इसको, तो 18 का हो जाएगा आपका हुसैन इब्न अली वैज। जी हाँ, इसका जो आंसर हो जाएगा हुसैन इब्न अली वैज हो जाएगा, आंसर नंबर ए। अगला है निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा निजाम उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी। बहुत बढ़िया सवाल है, निजाम उल मुल्क की उपाधि किसे दी गई थी, है ना। निजाम उल मुल्क याद रखना है। ठीक है, तो निजाम उल मुल्क की जो उपाधि दी गई थी वो थे चिनकिलिच खां। जी हाँ, चिनकिलिच खां को ये उपाधि दी गई थी, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, चिनकिलिच खां। अगला है कि अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किस वर्ष लागू हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था ये कमेंट करके बताइएगा। मैंने कई बार आप लोग को बता चुका हूँ, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था ये कब लागू हुआ था, तो ये लागू हुआ था आपको 1700 क्या होगा 93 में। ठीक है, 1793 ईस्वी में लागू हुआ था, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को सभी लोग लाइक भी कर दीजिएगा, जितने लोग हैं जो भी वीडियो को देख रहे हैं, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। सार्वजनिक समाज की स्थापना किनके द्वारा की गई थी बताइएगा। सार्वजनिक समाज, महादेव गोविंद रानाडे, आत्माराम पांडुरंग, गोपाल कृष्ण गोखले, या महात्मा गांधी। क्या होगा दोस्तों सार्वजनिक समाज, सार्वजनिक समाज की स्थापना हुई थी महादेव गोविंद रानाडे जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा
ए नंबर। ठीक है, चलिए आत्माराम पांडुरंग जो थे इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे, याद रखना है प्रार्थना समाज। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मद्रास की संधि किनके बीच हुई थी, बताइएगा मद्रास की संधि। और देखिए लास्ट में जब 50 प्रश्न हम लोग कर लेंगे तो लास्ट में हम लोग देखेंगे वन लाइनर बहुत ही महत्वपूर्ण आज मॉडर्न हिस्ट्री का लेकर के आए हैं दोस्तों, जिसमें कांग्रेस का कितना अधिवेशन हुआ है वो सभी अधिवेशन को एक जगह थोड़ा सा कलेक्ट करके हम लाए हैं, है ना, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। और मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित कुछ और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, वो ज़रूर आप लास्ट में देखिएगा। ठीक है, तो बताइएगा कि मद्रास की संधि जो हुआ था ये किनके बीच हुआ था, अंग्रेज हैदर अली, अंग्रेज टीपू सुल्तान, हैदर अली मराठा या निजाम हैदर अली के बीच में। 22 का जो हो जाएगा अंग्रेज, और अंग्रेज तो रहेगा ही इसमें, और हैदर अली थे, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अंग्रेज और हैदर अली के बीच में हुआ था मद्रास की संधि। अगला प्रश्न है कि नवजीवन समाचार पत्र के संपादक कौन थे, नवजीवन समाचार पत्र के संपादक कौन थे, लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी या मोतीलाल नेहरू। क्या होगा 23 का। देखिए नवजीवन जो समाचार था सबको पता होना चाहिए, ये थे हमारे महात्मा गांधी जी। ठीक है, महात्मा गांधी भारत कब आए थे दोस्तों, है ना, भारत आए थे ये दक्षिण अफ्रीका से 15 जनवरी, याद रखना है 15 जनवरी 1915 को। ठीक है, 15 जनवरी 1915 को ये गांधी जी भारत आए थे, और इनका पहला जो सत्याग्रह था वो था चंपारण सत्याग्रह, है ना, ये तो आपको पता होगा। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 24 नंबर की कागजी मुद्रा या कृत्रिम मुद्रा है, क्या है दोस्तों कागजी मुद्रा या कृत्रिम मुद्रा, है ना, ये डॉलर है या फिर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है या फिर विशेष आहरण अधिकार है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं है। 24 का क्या हो जाएगा। देखिए कागजी मुद्रा या कृत्रिम मुद्रा जो है आर्टिफिशियल मनी जिसको कहते हैं, ये विशेष आहरण अधिकार है ना, विशेष आहरण अधिकार ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, और ये भाई साहब ऐसे आ जाओ, हाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विशेष आहरण अधिकार। अगला प्रश्न देखिएगा 25 नंबर, कह रहा है कि केंद्रीय बजट में पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं शामिल होता है। केंद्रीय बजट में, है ना, केंद्रीय बजट की बात हो रही है, पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत कौन शामिल नहीं होता है, निवेश, विनिवेश, विदेशी ऋण या आंतरिक बाजार उधारी, कौन शामिल नहीं होता है। तो इसमें दोस्तों विनिवेश होता है ना, विदेशी ऋण भी होता है, आंतरिक बाजारी उधारी भी होता है, इसमें निवेश नहीं होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसमें निवेश को शामिल नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक सेंड्रोकोट्स था। चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने लिखा था। बहुत बढ़िया ये कथन है भैया, है ना, ये बहुत बढ़िया कथन है, बताइएगा यह, है ना, ये कथन लिखा गया था चंद्रगुप्त के बारे में, किसने लिखा था ये कथन, याद रखना है कि सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन के दास्ता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी, और इस मुक्ति युद्ध का नायक कौन था, सेंड्रोकोट्स था। ठीक है, तो ये जो लिखने वाले थे वो थे आपको जस्टिन, जी हाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जस्टिन महोदय के द्वारा ये लिखा गया था। अगला प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 27 नंबर कह रहा है कि जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका क्या प्रभाव होता है। जी हाँ, जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका प्रभाव क्या होता है, बताइएगा 27 का क्या होगा। आयात सस्ता हो जाता है, निर्यात सस्ता हो जाता है, आयात महंगा हो जाता है या निर्यात महंगा हो जाता है, क्या होगा 27 का। देखिए अवमूल्यन होने से निर्यात सस्ता होगा, है ना, और आपका आयात महंगा होगा। ठीक है, निर्यात सस्ता होगा और आयात महंगा होगा अवमूल्यन करने से अपनी मुद्रा का, याद रखना है। तो 2 और 3 हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आयात मतलब किसी भी सामान को हम दूसरे देश से मंगाते हैं उसको आयात कहते हैं, और निर्यात मतलब अपने देश से किसी सामान को दूसरे देश भेजते हैं तो उसको निर्यात कहते हैं। अगला प्रश्न है आपको 28 नंबर, कह रहा है कि आज़ादी के बाद से अब तक कितनी बार भारतीय रुपयों का अवमूल्यन किया गया है। बताइए दोस्तों, आज़ादी के बाद से अब तक कितनी बार अवमूल्यन हुआ है ना।
डिवैल्यूएशन कितनी बार हुआ है? 2 बार, 3 बार, 1 बार, 4 बार। 28 का क्या होगा? तो अभी तक दोस्तों ये 3 बार हो चुका है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विदेशी मुद्रा भंडार, है ना, विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के अंतर्गत शामिल होते हैं। जी हाँ, विदेशी मुद्रा भंडार में क्या क्या शामिल होता है ये पूछ रहा है ना। तो इसमें विदेशी आहरण अधिकार शामिल होता है, आईएमएफ के पास रिजर्व कोष भी शामिल होता है, स्वर्ण भंडार भी शामिल होता है और विदेशी परिसंपत्तियां भी इसमें शामिल होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 1, 2, 3, 4 सभी इसमें शामिल होते हैं, यानी कि हमारा आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा। याद रखना है, विदेशी मुद्रा भंडार में ये सभी चीज़ शामिल होता है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 30 नंबर। 30 नंबर है कि भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल कहाँ स्थापित हुई थी? बताइएगा। ऊनी, है ना, ऊनी वस्त्र की, ठीक है, कानपुर में, लुधियाना में, अमृतसर में या भागलपुर में? 30 का क्या होगा? तो ऊनी वस्त्र की जो पहली मिल हुई थी कहाँ हुई थी? ये हुई थी दोस्तों कानपुर में, है ना, कानपुर में हुई थी, कानपुर उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है ना। संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है दोस्तों? तो ये ब्रिटेन से ली गई है ना। आपको पता होगा संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। इसकी क्या विशेषता होती है? तो शक्तियों का कठोर पृथक्करण, दोहरी कार्यपालिका या विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य संबंध है। क्या होगा 31 का? 31 का देखो कठोर पृथक्करण नहीं होता है ना, कठोर शब्द यहाँ पर ये गलत है। दोहरी कार्यपालिका ये है आपका, और उसके अलावा विधायिका और कार्यपालिका के मध्य सामंजस्यपूर्ण संबंध ये भी है। तो हमारा 2 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 31 का सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा कथन मूल अधिकार के संबंध में सही है? मूल अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार। मूल अधिकार का मतलब क्या हुआ? मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार के बारे में कौन सा सही है? ये असीमित नहीं है, ये अस्थाई नहीं है, ये वाद योग्य होते हैं। कौन सा सही है ना, कौन सा मौलिक अधिकार के संबंध में सही पूछ रहा है दोस्तों। 32 का क्या होगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये उपयुक्त, अस्थाई नहीं है, ये सभी सही है दोस्तों, है ना। ये सारे चीज़ क्या है? अस्थाई नहीं है ना, इसमें चेंजिंग हो सकता है, वाद योग्य होते हैं, ठीक है, ये भी सही है, और ये असीमित नहीं है, ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी, है ना। ये मूल अधिकार के बारे में कह रहा था। मूल अधिकार हमारा यूएसए से लिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। मूल अधिकार आपका अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक इसका वर्णन है, और ये भाग आपका 3 में इसका वर्णन किया गया है। कितने मूल अधिकार है अभी? तो वर्तमान में 6 मूल अधिकार थे, पहले था इसमें 7 गो, है ना। तो इसमें क्या है? ये स्थायी नहीं है, इसमें घट बढ़ सकता है, ठीक है, संशोधन के द्वारा, क्योंकि स्टार्टिंग में 7 था, फिर इसमें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया 78वें संविधान 44वें संविधान संशोधन 1978 में, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं 33 नंबर। 33 नंबर सवाल देखिएगा, कह रहा है कि एक अनुच्छेद, है ना, एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थविहीन है, यह संविधान की आत्मा और हृदय है। बी आर अम्बेडकर का यह कथन किस अनुच्छेद में? बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये तो 100% क्वेश्चन एग्जाम में आते रहता है कि वो कौन सा अनुच्छेद है जिसको बी आर अम्बेडकर ने हृदय और आत्मा कहा है ना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ना। वो कौन सा अनुच्छेद है? वो अनुच्छेद नंबर दोस्तों 32 है, ठीक है, अनुच्छेद 32 है, ऑप्शन नंबर सी है। अनुच्छेद 32 में क्या कहा गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। और इसमें कितने प्रकार की रीट की व्यवस्था की गई है? इसमें 5 प्रकार की रीट है ना। अगर आपका जो अधिकार है, मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो आप दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में रीट दायर कर सकते हैं, ये इसमें है आपका, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, बी आर अम्बेडकर ने हृदय एवं आत्मा कहा है, अनुच्छेद 32 को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 34 नंबर। 34 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ना। जो हमारा लोकसभा है और राज्यसभा है, इसकी संयुक्त बैठक को कौन बुला सकते हैं? देखिए, बुलाने का जो अधिकार है वो है हमारे राष्ट्रपति के पास, ठीक है ना। बुलाने का अधिकार हमारे राष्ट्रपति के पास है, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? अगर पूछता अध्यक्षता,
ठीक है। तो इसके अध्यक्षता जो करेंगे वो करेंगे लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है। बुलाएंगे कौन? तो राष्ट्रपति, अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 35 नंबर। मैं देखिए 2-3 बार रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको सुनते सुनते कम से कम याद हो जाए, है ना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? महान्यायवादी, जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। महान्यायवादी जो होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति महोदय करते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति जी इनके नियुक्ति करते हैं। और ये अनुच्छेद कितने में इसका वर्णन है दोस्तों? तो सबको पता होगा, ये अनुच्छेद 76 में इसका वर्णन किया गया है, महान्यायवादी, था ना, महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में। अगला प्रश्न है आपका कि भारत की संचित निधि, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए निम्न में से किसका अनुमोदन अनिवार्य? जी हाँ, जो हमारा संचित निधि है ना, तो संचित निधि से जो धन निकाला जाता है तो धन निकालने से पहले अनुमति लेना पड़ेगा ना, ठीक है। अब आपके घर में जो पैसा है तो उसको लेने के लिए तो गार्जियन का अनुमति लेना पड़ेगा। तो जो भारत सरकार में पैसा जमा है उसको भी निकालने के लिए अनुमति लेना पड़ेगा। तो 36 का जो अनुमति लेना पड़ता है वो संसद से लेना पड़ता है, ठीक है। और संसद किससे मिलकर के बना है दोस्तों? संसद हमारा राष्ट्रपति, लोकसभा, सॉरी, और आपका राज्यसभा, है ना। 3 अंग है संसद के, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? जी हाँ, संसद की जो लोक लेखा समिति है इसके जो अध्यक्ष होते हैं इनकी नियुक्ति जो करेंगे वो कौन करेंगे? तो लोकसभा अध्यक्ष करेंगे, राष्ट्रपति कर देंगे, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति। देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग गलत करेंगे, है ना। बहुत सारे लोग इसमें क्या करेंगे? राष्ट्रपति मारेंगे, जो बिल्कुल गलत है। लोक लेखा जो समिति होते हैं इसके जो अध्यक्ष होते हैं इनकी नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक सदिश राशि? चलिए अब हम लोग साइंस का कुछ प्रश्न देख लेते हैं। देखिए इस टेस्ट में ना आपका हिस्ट्री भी है, आपका इसमें ज्योग्राफी भी है ना, इसमें आपका पॉलिटी भी है, इसमें आपका फिजिक्स भी है, इसमें आपका केमिस्ट्री भी है, इसमें बायोलॉजी भी है, ठीक है। सभी सेक्शन से दोस्तों इसमें टेस्ट हम लेकर के आए हैं ताकि सब चीज़ को रिवीजन करते चलेंगे, धीरे धीरे करके सारा कंप्लीट कर देंगे। और लास्ट में जो 1 लाइनर है ना, अभी हिस्ट्री का 1 लाइनर चल रहा है, इसके बाद ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, साइंस का, सब चीज़ का 1 लाइनर के हिसाब से भी धीरे धीरे कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। बस इसको आप एक बार देखते चलिए, इस PDF को आप बनाते चलिए, देखिए बहुत फ़ायदा आपको करेगा एग्ज़ाम में, है ना। कौन एक सदिश राशि नहीं है? अगर आप सक्षमता का एग्ज़ाम देने वाले हो या फिर आप दोस्तों BPSC का एग्ज़ाम देने वाले हो, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम आप देने वाले हो, सभी के लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सदिश राशि बताना है कि सदिश राशि कौन नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र, चाल प्रवणता, विद्युत धारा या बल आघूर्ण। 38 का क्या होगा? इसमें जो विद्युत धारा है ना, जो विद्युत धारा है दोस्तों, ये सदिश राशि नहीं है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। सदिश राशि और अदिश राशि आपको एक जगह कलेक्शन करके हम दे देंगे, बस उतना आप पढ़ लीजिएगा, उतना ही काफ़ी है, ठीक है। जब साइंस वाला आपको 1 लाइनर देंगे ना, बस उतना ही पढ़ लीजिएगा, उसमें से ही सदिश और अदिश एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है। चलिए तो अगला प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता के केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, है ना। किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कैसा होगा, ये बताइएगा। तो अवतल दर्पण है दोस्तों, इसका जो प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक होगा और समान आकार का होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन चुंबकीय पदार्थ है, बताइएगा। कौन इसमें चुंबकीय है? कोबाल्ट है, जस्ता है, पारा है या फिर एल्यूमिनियम है? चुंबकीय पदार्थ इसमें कौन है? तो चुंबकीय पदार्थ इसमें न ही कोबाल्ट है और न ही पारा है और न ही जस्ता है। एल्यूमिनियम जो हमारा ये है ये चुंबकीय पदार्थ है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रकाश तरंग सिद्धांत किसने दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा। प्रकाश तरंग का जो सिद्धांत दिया गया है किसने दिया? आइंस्टीन, रोमर, हाइगेंस या न्यूटन महोदय? क्या होगा 41 का? देखिए प्रकाश तरंग का जो सिद्धांत दिया गया है ये हाइगेंस महोदय के द्वारा दिया गया है ना। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, हाइगेंस। अगला प्रश्न है कि सोलर कुकर में उपयोग किया जाता है। जी हाँ, जो कुकर होता है ना वो सोलर कुकर भी वर्तमान समय में आ गया है, ठीक है। आप उसमें चावल
धो करके डाल करके धूप में धर दीजिए, वो बन जाएगा। तो सोलर कुकर में उपयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का या अवतल दर्पण या समतल दर्पण या उत्तल लेंस का। इसमें किस चीज़ का प्रयोग होता है दोस्तों? तो इसमें जो प्रयोग होता है 42 का हो जाएगा अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि कौन जर्मन सिल्वर मिश्र धातु के अवयव है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन जर्मन सिल्वर मिश्र धातु के अवयव है? तांबा जस्ता चांदी, तांबा टीन चांदी, तांबा जस्ता टीन या तांबा जस्ता निकेल। जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु है, क्या होगा? 43 का हो जाएगा तांबा जस्ता और निकेल, ऑप्शन नंबर डी। मिश्र धातु भी हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सा गुण दोस्तों CO2 को बताइएगा, कौन सा गुण CO2 को CO से भिन्न करता है ना? CO2 को CO से भिन्न करता है ना? उसका रंग अलग करता है या फिर गंध अलग करता है, भिन्न करता है, या प्रकाश की उपस्थिति में जल से क्रिया या फिर विलेयता, है ना? कौन सा वो गुण है जो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड से भिन्न करता है, अलग करता है? 44 का क्या हो जाएगा? प्रकाश की उपस्थिति में जल से क्रिया, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 44 का। अगला चलते हैं प्रश्न नंबर 45 नंबर। कह रहा है कि स्टार फिश किस संघ का जंतु है दोस्तों, बताइएगा। स्टार फिश जो होता है ना, ये किस संघ का जंतु? स्टार फिश को देखे हैं मोबाइल में, देखिएगा, है ना, बहुत सारा स्टार फिश आपको मिल जाएगा, है ना। ऐसे तो देखने को मार्केट में नहीं मिलेगा, है ना, मोबाइल में देख सकते हैं। तो ये किस संघ का जंतु है स्टार फिश? आंसर हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा, है ना, इकाइनोडर्मेटा ये संघ का ये जंतु है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि क्वाशियोकोर तथा मैरेस्मस रोग किसकी कमी से होता है दोस्तों? क्वाशियोरकर, है ना, क्वाशियोरकर और मैरेस्मस जो बीमारी है ये किसकी कमी से होता है? विटामिन ए, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट या कोई नहीं। 46 का हो जाएगा आपका, ये होता है आपका क्वाशियोरकर जो बीमारी है ये प्रोटीन की कमी से होता है। ठीक है, इसलिए प्रोटीन की मात्रा आप पर्याप्त रूप में लेते रहिए। अगला है कि विटामिन B3 किसके उपापचय में सहायक है ना? विटामिन B3 जो है किसके उपापचय में सहायक है? ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल, टायरोसिन अमीनो अम्ल, वाइलिन अमीनो अम्ल या ल्यूसिन अमीनो अम्ल। 47 का क्या होगा आपका? 47 का हो जाएगा ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है दोस्तों? हाँ ना, मस्तिष्क का कौन सा जो भाग है वो शरीर का तापमान नियंत्रित करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। सेरेब्रम है या फिर हाइपोथैलेमस है, स्पाइनल कॉर्ड है या मेडुला है? 48 का हो जाएगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो होता है ना, ये हमारे बॉडी का टेम्परेचर को नियंत्रित करता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कौन सा हार्मोन वृद्धि रोधक पादप हार्मोन है ना? वृद्धि रोधक हार्मोन पादप हार्मोन है, क्या होगा? ऑक्सिन है, जिबेरेलियन है या फिर साइटोकाइनिन है या फिर एब्सेसिक अम्ल है? 49 का हो जाएगा एब्सेसिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों आपका। हार्मोन वृद्धि रोधक पादप है आपका ये। नेक्स्ट है आपका लास्ट प्रश्न, और इसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर देखेंगे, है ना, इसको आप जरूर देखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। प्रोटीन का पाचन शरीर में किस अंग के आरंभ होता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। जी हाँ, प्रोटीन का जो पाचन होता है ये किस अंग से प्रारंभ होता है? मुख से, ग्रासनली से, अमाशय से या छोटी आंत से? जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा अमाशय, है ना। ये जो है दोस्तों प्रोटीन का जो पाचन होता है ये अमाशय से शुरुआत होता है, प्रारंभ होता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब कुछ हम महत्वपूर्ण वन लाइनर देख लेते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित। और ये सारे जो वन लाइनर है ना, इसको आप 1-2 बार ज़रूर देखिएगा। इसका PDF हम आपको दे देंगे ग्रुप में, है ना। आप सभी लोग ग्रुप में जुड़ जाइएगा। अभी मात्र उसमें 399 उसमें आपको ऑफ़र है, तो आप उसमें जुड़ करके आप सारा PDF प्राप्त कर लीजिएगा। जैसे कि सारे समाज, जितने भी समाज है, जैसे ब्रह्म समाज है ना। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय जी के द्वारा हुआ था 1828 में। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किए थे? तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने किए थे। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने किए थे। ठीक है, देखिए जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ मैं वही
करा रहा हूँ, ध्यान रखना है, ठीक है। तो आदि ब्रह्म समाज ये देवेंद्रनाथ टैगोर, भारतीय ब्रह्म समाज ये केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय ने दोस्तों आत्मीय सभा का गठन किया था 1815 में, है ना। आत्मीय सभा का गठन किसने किया गया है, किसके द्वारा, तो आत्मीय सभा याद रखना है राजा राम मोहन राय 1815। राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना किए थे, कब, तो 1825 में। यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, हेनरी विलियम डरेजियो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे सवाल आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ना। तो यंग बंगाल हेनरी विलियम डरेजियो। सत्यार्थ प्रकाश की रचना दयानंद सरस्वती, याद रखना है। अगला है कि स्वामी विवेकानंद ने प्रसिद्ध धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था दोस्तों। जी हाँ, ये अमेरिका में किए थे, अमेरिका के शिकागो में। कब किए थे, 1893, है ना, बहुत बार एग्जाम में आया है, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन है, ये भी विवेकानंद ही हैं। ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग, ठीक है। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किया गया था शिव दयाल खत्री के द्वारा, ठीक है, एकदम रट लीजिएगा, शिव दयाल खत्री। देव समाज की स्थापना किया गया था शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा। वेद समाज की स्थापना किया गया था केशव चंद्र सेन के द्वारा। आर्य महिला सभा की स्थापना किया गया था पंडित रमाबाई के द्वारा, ठीक है। तो ये कुछ वन लाइनर थे, अभी और है, इसमें भी आपको भागना नहीं है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, कुछ जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ है ना, महत्वपूर्ण जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है, सारे अधिवेशन दोस्तों एक जगह आपको कलेक्ट कर दिए हैं, है ना। कहाँ हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे, इसकी क्या विशेषता थी, सब चीज़ आपको इसमें दे दिया गया है, ठीक है। तो पहला जो अधिवेशन हुआ था, आपको कई बार पूछा गया है, बम्बई में हुआ था, 1885 में हुआ था। इसके अध्यक्ष याद रखिएगा WC बनर्जी। विशेषता क्या है, तो 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था, याद रखना है। दूसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एकदम रट लीजिएगा। स्थान, वर्ष, अध्यक्ष और विशेषता, है ना। तो दूसरा हुआ था, ये कलकत्ता में हुआ था, 1886 में हुआ था। अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, याद रखना है। तीसरा जो हुआ था, ये मद्रास में हुआ था, 1887 में हुआ था। और बदरुद्दीन तैयबजी थे इसके अध्यक्ष, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, याद रखिएगा। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कांग्रेस के अध्यक्ष थे, है ना, याद रखिएगा। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे ये बदरुद्दीन तैयबजी, तीसरा वाला, ठीक है। तीसरा में ही प्रथम मुस्लिम बन गए थे, याद रखिएगा। उसके बाद जो चौथा था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है चौथा, ये हुआ था इलाहाबाद में दोस्तों, और ये 1888 में हुआ था। जॉर्ज यूले, ये प्रथम अंग्रेज, ये भी आपको पूछा जाता है कि प्रथम अंग्रेज जो अध्यक्षता किए थे, कब किए थे, 1888 में जॉर्ज यूले किए थे आपका, ठीक है। ये चौथा आपका अधिवेशन हुआ था। इसके बाद इंपॉर्टेंट है 12वां अधिवेशन। जी हाँ, तो 12वां हुआ था कलकत्ता में, 1896 में हुआ था, और रहमतुल्लाह सयानी इसके अध्यक्ष थे। पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, कई बार एग्जाम में आया है। पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया, 1896 में गाया गया, कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया, और इसके अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सयानी, और ये कांग्रेस का 12वां अधिवेशन था। इसके बाद इंपॉर्टेंट है 21वां अधिवेशन, जो बनारस में हुआ था दोस्तों, 1905 में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किए थे गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 में और भी घटना हुई है, मैंने हमेशा चर्चा करते रहता हूँ। अगला प्रश्न है 22वां, ठीक है। अगला जो अधिवेशन हुआ था वो 22वां बहुत इंपॉर्टेंट है, कलकत्ता में हुआ था, 1906 में हुआ था। दादा भाई नौरोजी इसकी अध्यक्षता किए थे, और स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया, तो दादा भाई नौरोजी किए हैं। कब किए हैं, 1906 में किए हैं, कलकत्ता में किए हैं, और ये 22वां अधिवेशन था। 23वां अधिवेशन हुआ था सूरत में, और ये हुआ था 1907 में। डॉक्टर रास बिहारी घोष जी के द्वारा कांग्रेस का प्रथम विभाजन इसी में हुआ था, 1907 में, है ना। क्वेश्चन कई बार आया है, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ, 1907 में हुआ, सूरत में हुआ था, है ना, सूरत गुजरात में। अगला जो है वो है 27वां अधिवेशन। 27वां अधिवेशन हुआ था दोस्तों कलकत्ता में, 1911 में हुआ था। पंडित शिव नारायण धर इसके अध्यक्षता थे, और पहली बार जन गण मन गाया था, जो हमारा राष्ट्रीय गान है ना। हमारा राष्ट्रीय गान को सबसे पहले गाया गया था इसी अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में, 1911 में, याद रखिएगा। इसके अध्यक्ष थे पंडित विश्व नारायण धर, ठीक है। उसके बाद हुआ था दोस्तों 28वां बांकीपुर, ये बिहार वाला है, इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 28वां हुआ था
बांकीपुर पटना में 1912 में हुआ था। RN मधोलकर इसके अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। इसके बाद हुआ था 32वां लखनऊ में दोस्तों 1916 में हुआ था, और SC मजुमदार इसके अध्यक्ष थे। मुस्लिम लीग से ये समझौता इसी समय किया गया था, और जो मुस्लिम लीग अलग हुआ था 1907 में, फिर ये मिल गया था। ठीक है, अगला जो है आपका दोस्तों वो है 33वां, ये हुआ था कलकत्ता में 1917 में। एनी बेसेंट इसके अध्यक्ष थे। प्रथम महिला अध्यक्ष, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए। प्रथम महिला अध्यक्ष जो अध्यक्षता की थी वो एनी बेसेंट की थी, 1917 में की थी। ये प्रथम महिला है। और ये पूछेगा कि प्रथम भारतीय महिला, वो दूसरा है ना, दोनों कंफ्यूज नहीं करना है। ये प्रथम महिला है, 1917 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 33वां। उसके बाद था दोस्तों 40वां अधिवेशन, बेलगाम अधिवेशन, है ना, जिसमें महात्मा गांधी अध्यक्षता किए थे 1924 में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद था 41वां अधिवेशन कानपुर वाला 1925 में। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि प्रथम भारतीय महिला इसमें अध्यक्ष थी। ठीक है, प्रथम भारतीय महिला अगर कहे तो 1925 में अध्यक्षता की थी कानपुर में, और ये कौन थी तो सरोजनी नायडू। ठीक है, सरोजनी नायडू। अगला जो है आपका 45वां है। 45वां जो है दोस्तों ये हुआ था लाहौर में, और ये 1929 में। इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था, है ना। पूर्ण स्वराज की मांग हुआ था 1929 में, और सिर्फ स्वराज की मांग हुआ था 1906 में। ठीक है, वो भी मैं ऊपर अभी बताया था ना, जो दादा भाई नौरोजी अध्यक्षता किए थे, कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में दोस्तों ये हुआ था, रावी नदी के तट पर हुआ था। उसके बाद है 46वां अधिवेशन, ये हुआ था कराची में, ये भी पाकिस्तान में है, 1931 में हुआ था, वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में, और इसी में मौलिक अधिकार की मांग किया गया था। तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हुआ था आपका 51वां अधिवेशन हुआ था दोस्तों, फैजपुर अधिवेशन 1937 में। जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता किए थे, और गांव में आयोजित ये पहला अधिवेशन। कई बार एग्जाम में पूछा है, गांव में आयोजित पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था तो फैजपुर में हुआ था, 1937 में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे तो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, तो ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जो अधिवेशन था वो आपको इसमें बताया गया है। आप इसको जरूर से ज़रूर दोस्तों याद रखिएगा, है ना। एक अधिवेशन देखिए इसमें आपको नहीं दिया है, वो जो गया में हुआ था ना, जो गया में हुआ था वो वाला भी आप याद रखिएगा। वो हुआ था गया में, बोध गया में, और वो हुआ था 38वां अधिवेशन हुआ था 1922 में, है ना, गया में हुआ था। वो वाला भी पूछता है आपको। चलिए, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वन लाइनर था आपका कांग्रेस के अधिवेशन से संबंधित, इसको जरूर याद रखिएगा। एक क्वेश्चन तो यहाँ से 100% आपको पूछेगा ही। अगला प्रश्न है कि खुदीराम बोस को फांसी जो दिया गया था 11 अगस्त 1928 को, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दिया गया था 17 दिसंबर 1927 को गोंडा में, राम प्रसाद बिस्मिल को जो फांसी दिया गया था 19 दिसंबर 1927 गोरखपुर। अगला है अशफाकुल्ला खां को फांसी कब दिया गया था 19 दिसंबर 1927 को, है ना। ये सारे दोस्तों हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे जिनको फांसी जो दिया गया था। ये डेट आपको पूछा जाता है एग्जाम में, ये आप याद रखिएगा। इसके अलावे भी है मदन लाल ढींगरा जी को फांसी दिया गया था 16 अगस्त 1909 को। मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध जो सूर्य सेन है, इनको फांसी दिया गया था आपको 12 जनवरी 1934 को। तो महत्वपूर्ण जो स्वतंत्रता सेनानी थे इनको फांसी कब दिया गया ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये रहा कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर। ये आज का टेस्ट था, कैसा लगा आप लोग जरूर से ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आप हमारे ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप इसमें जल्दी से जुड़ जाइए। ठीक है, आपका जो डेली टेस्ट होता है वो आपका 9 बजे से होता है दोस्तों। सभी सब्जेक्ट का इसमें नोट्स MCQ आपको दिया जाएगा, है ना, और सभी सब्जेक्ट का इसमें टेस्ट भी चल रहा है। ठीक है, ये आपका नंबर है 7857824310। आपको इसमें सिर्फ एक बार 399 का पे करना होगा, है ना, और उसके बाद आपका एग्ज़ाम तक आपको ये टेस्ट चलते रहेगा, तैयारी चलते रहेगी, कोई इसमें मंथली चार्ज आपको नहीं लगेगा। ठीक है, ये आपको नंबर है जिसमें आपको फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से आप पेमेंट करके आप हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको ऐड कर दिया जाएगा और आपको पीछे का जितना भी मटेरियल है वो आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, और ये हमारा चैनल को ज़रूर से ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी हमारे यहाँ से जुड़ सके और तैयारी कर सके। थैंक यू। कैसा लगा आप लोग ज़रूर से ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट करके, ये टेस्ट आपको कैसा लगा। धन्यवाद।